हेलो दोस्तों। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके हमारे दो पार्ट होंगे और ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता, हमारा मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे। कितने थे? 395। ठीक है, जबकि आज वर्तमान में 500 से ऊपर जा चुके हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। जैसे 500 आर्टिकल तो नहीं है, ऐसे 400, 401, 402 ऐसे नहीं है आर्टिकल। वैसे तो 295 तक ही है, लेकिन इसमें ABC नाम दे के और आर्टिकल ऐड कर दिए गया। जैसे 19 के अंदर 19A, 19B, 19C, ऐसे 21A, ऐसे आर्टिकल और डाल दिए गए। ठीक है, और अगर ऐसे ABC को भी ऐड कर दिए जोड़ा जाए तो कितने हो जाते हैं? 500 के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। आर्टिकल तो आज भी 200 395 ही है। कितने हैं? 395। लेकिन इसमें ABC नाम करके कुछ और ऐड करने के बाद में 500 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों, अब अपन आर्टिकल पे चलते हैं जो हमारे एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भाग पष्ट में कहाँ से कहाँ तक वो आर्टिकल है? 1 से 4 तक। ठीक है, कहाँ तक है? 1 से 4 तक। अब दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल फर्स्ट या भाग फर्स्ट या अनुसूची फर्स्ट, अगर तीनों में से कोई भी दे दिया जाए और आपको पूछे इसमें क्या है, तो आपका आंसर एक ही होगा, भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों, संघ की जगह कभी कभी आपको ग्रुप दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? ग्रुप या समूह। समूह, ठीक है, और एक ऑप्शन में संघ भी दे दिया जाए तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? संघ। दोस्तों, अगर कभी भी ग्रुप या समूह दे दिया जाए तो ये राइट आंसर नहीं होगा। आपको क्या याद रखना है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ ही याद रखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद में अपन आर्टिकल 2 पे चलते हैं। देखिए, आर्टिकल 2 में क्या है? राज्यों का निर्माण और स्थापना। क्या है? राज्यों का निर्माण और स्थापना। दोस्तों, अगर किसी राज्य को भारत में मिलाया जाता है तो किस आर्टिकल के तहत मिलाया जाता है? आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की तरह गोवा को भारत में मिलाया था पुर्तगालियों से आज़ाद कराकर। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत मिलाया गया था? आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, अगर किसी भी भारत के कोई क्षेत्र किसी देश के गुलाम में हो, ठीक है, किसके अधीन, किसी देश के अधीन हो और उसके भारत के अंदर मिलाया जाता है तो किस आर्टिकल के तहत मिलाया जाएगा? आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, अब आर्टिकल 3 में चलते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में नाम क्षेत्र निर्माण का प्रावधान। क्या है? नाम क्षेत्र निर्माण का प्रावधान। दोस्तों, इसमें क्या होता है? जैसे अगर कोई भारत में नए राज्य का निर्माण होता है किसी दूसरे राज्य का तोड़कर, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश से टूटकर क्या बना? तेलंगाना। तो उसमें क्या हुआ? क्षेत्र में परिवर्तन आया, नाम में परिवर्तन आया। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 के तहत आया है। ठीक है, किस आर्टिकल? आर्टिकल 3। अगर किसी क्षेत्र नाम में अगर परिवर्तन किया जाएगा तो वो आर्टिकल 3 के तहत ही किया जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी राज्य का निर्माण करता है, ठीक है, किसी राज्य का निर्माण होता करते हैं तो किसके द्वारा किया जाता है? संसद को द्वारा। ठीक है, ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर किसी राज्य का निर्माण होता है तो ये शक्ति संसद के पास ही है। अब उसके बाद में अपन भाग फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों, आर्टिकल 4 मैंने इसलिए नहीं लिया, और 4 वैसे भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें आर्टिकल 4 में बस आर्टिकल 2 और 3 के बारे में ही बताया गया है कि इसका, इसमें क्या क्या विशेषता है। ठीक है, अब आर्टिकल 5 से 11 तक में क्या है? नागरिकता, और भाग 2 में है ये। ठीक है, 5 से क्या 11 तक क्या है? नागरिकता।
दोस्तों अपन आज नागरिकता को स्किप करते हैं, नागरिकता का अलग वीडियो लेके आएंगे, इसको थोड़ा डिटेल से भी पढ़ेंगे इसलिए, ठीक है। अब उसके बाद में अपन भाग 3, दोस्तों यहाँ भाग 3 नहीं लिखा गया। भाग 3 में मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसमें क्या है, मौलिक अधिकार। दोस्तों मैंने मौलिक अधिकार को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। मौलिक अधिकार के जितने भी आर्टिकल थे ना, मैंने एक को भी स्किप नहीं किया, ठीक है। 12 से 35 तक है, ठीक है। मौलिक अधिकार मैंने 12 से 35 तक पूरा का वर्णन किया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मौलिक अधिकार हमारे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद में भाग 3 के बाद में क्या है, भाग 4। भाग 4 में क्या है, राजनीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और ये इसका वर्णन कौन से आर्टिकल से है, 36 से 51 तक। अब दोस्तों मैंने इसको भी पढ़ा चुका हूँ मैं, आप इसको भी एक बार जाके प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। उसके बाद में अपन भाग 4A में क्या है, 51A आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, हमारे मूल संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य, इसको बाद में जोड़ा गया। और कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और इसे 1976 के अंदर जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां। और कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 के अंदर, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद में अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अपन ने 51A के वर्णन कर चुका हूँ, और उसके बाद में अपन आर्टिकल हमारा 52 आता है। और 52 में क्या है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है हम सभी को कवर करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 52 में क्या है, पद राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का पद का वर्णन मिलेगा कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 53 में है कार्य और शक्ति, ठीक है। जो भी राष्ट्रपति के पास पावर शक्तियाँ है वो आर्टिकल 3 के तहत है, वो 3 क्या 53, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कौन सा आर्टिकल, 53। दोस्तों अपन राष्ट्रपति का अलग टॉपिक लेके आएंगे इसका भी, कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा बहुत शक्तियाँ यूज की जाती है, जैसे किसी को मनोनीत करना, ठीक है। राष्ट्रपति को कई त्याग पत्र भी देते हैं और कानून बनाता है। तो इसका थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि इसका बहुत लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए आज यहाँ पे इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, आज इसकी तो कुछ आर्टिकल ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 54 में क्या है, निर्वाचन। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में क्या अंतर है, प्रत्यक्ष तो वो होता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, ठीक है। जैसे अपन सरपंच का चुनाव में अपन जनता भाग लेती है, ठीक है। जैसे अगर लोकसभा का चुनाव होता है उसमें भी प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता उसमें भाग नहीं लेती है। उसमें कौन भाग लेता है, उसमें लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं वही उसको चुनते हैं, ठीक है। जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, कौन, लोकसभा में, ठीक है, विधानसभा में, लेकिन अपन नहीं चुनते राष्ट्रपति को, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। और दोस्तों ये भी पता होना चाहिए लोकसभा के पूरे सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा चुन के भेजे गए थे, ठीक है, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और विधानसभा में भी और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, तो ये 14 सदस्य भाग नहीं लेंगे इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। वैसे भी आज एंग्लो इंडियन को तो समाप्त कर चुके हैं,
और आज बस राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं महाभियोग। दोस्तों महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है, 61, ठीक है, 61 महाभियोग, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद में चलते हैं अपन 72 में, आर्टिकल 72, इसमें क्या है, समाधान। समाधान का अर्थ हुआ दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कभी कभी किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाए या किसी को कठोर कारावास दे दी जाए, तो उसको राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत उसको समाधान कर सकता है, उसका कठोर कारावास को कम भी कर सकता है, और किसी को अगर मृत्यु दंड दे दिया जाए तो उसको उस मृत्युदंड को रोक भी सकता है। कौन रोक सकता है, राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल के तहत, 72 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में चलते हैं 85। दोस्तों 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, लोकसभा को विभाजन, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। क्या है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत भंग किया जा सकता है, 85, ठीक है, 85 के तहत भंग किया जा सकता है। अब चलते अपन अनुच्छेद 123। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी। जबकि अगर हाई कोर्ट की बात करें, किसी राज्य का हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, 213, 213। अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछे तो 213, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछे तो 123, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। दोस्तों अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश कोई कानून, अगर जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई भी कानून बनता है, कौन बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर कोई भी कानून बनाते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर आता है कोई भी कानून, और उसके बाद में राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद में ही वो कानून बनता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति के कारण लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही है, और उसी परिस्थिति के अंदर अगर किसी कानून की जरूरत पड़ गई, ठीक है, अगर किसी तत्काल कारण की जरूरत पड़ गई, किसी तत्काल कानून की जरूरत पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अकेला उस कानून को बना सकता है, ठीक है, जब उसकी बैठक नहीं चल रही है, तो उसे अध्यादेश का नाम दे दिया गया है, ठीक है। क्या है, अध्यादेश, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, 123, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में चलते हैं अपन आर्टिकल 143, ठीक है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता अधिकार, अधिकार है किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। कौन सा आर्टिकल के तहत, 143। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह ले रहा है उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं होगा, ठीक है। वो अपनी इच्छा अनुसार उस सलाह का प्रयोग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, वो बाध्य नहीं होगा, ठीक है। अब अपन आगे के आर्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला आर्टिकल, देखिए अगला आर्टिकल में क्या है, उपराष्ट्रपति आ गया। अब उपराष्ट्रपति के सबसे पहले अपन, एक मिनट पेन से ले लेता हूँ। हाँ देखिए 63 में क्या है, उसका पद का बारे में बताया गया है, ठीक है, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। कौन से आर्टिकल के तहत, 63 के तहत, ठीक है। अब आर्टिकल 64 में क्या है, राज्यसभा का सभापति। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है। और उपराष्ट्रपति को वेतन कैसे मिलता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का पद का वेतन नहीं मिलता है, फिर उसको कैसे वेतन मिलता है, राज्यसभा का सभापति के रूप में, ठीक है, राज्यसभा का सभापति के रूप में उसे वेतन मिलता है।
उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, आप देख लेना। ठीक है, प्रीवियस पेपरों में। अब उसके बाद में अपन प्रधानमंत्री का वर्णन करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री से कौन कौन से मोस्ट आर्टिकल है? अनुच्छेद 74। ठीक है, 74 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, 74 में। 75 में क्या है? मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 के तहत। अब दोस्तों आप ये 3 आर्टिकल को एक साथ याद रखिए, 79, 80 और 81। ठीक है, इसमें क्या है? संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब देखिए, राज्यसभा को अपन उच्च सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। ठीक है, जबकि लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन। ठीक है, आपको अगर कभी कभी राज्यसभा भी दे दिया जाता है, उच्च सदन भी दे दिया जाए, तो आप दोनों का अर्थ एक ही होता है, राज्यसभा और उच्च सदन। लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है, और लोकसभा 81 के अंदर है, राज्यसभा 80 के अंदर है और संसद 79 के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आप ये कंफ्यूज मत कर देना कभी कभी, 80 और 81 की जगह आप 81 के अंदर राज्यसभा ले जाएं और लोकसभा को 80 के अंदर ले जाएं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे मान लीजिए लोकसभा में कि सदस्य की संख्या ज़्यादा होती है राज्यसभा से, तो आर्टिकल भी यहाँ पे ज़्यादा ही लेंगे। ठीक है, अगर सदस्य ज़्यादा हैं तो आर्टिकल भी इसमें ज़्यादा लेंगे, 80 से ऊपर 81 आएगा इसलिए। और राज्यसभा में सदस्य कम है इसलिए 81 से कम लेंगे, 80। ठीक है, और संसद में 79। ठीक है, आपको ऐसे रिलेट करके याद रख लेना। ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं अब अपन। अब देखिए अनुच्छेद 100। आर्टिकल 100 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति। अब लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति कौन सी की वर्णन मिलेगा इसमें? अब देखिए इसमें, जब लोकसभा के अंदर कोई मुद्दा या कोई किसी पर वोटिंग कराई जाती है, ठीक है, जैसे कोई बिल है या कोई मुद्दा पे अगर वोटिंग कराई जाती है और दोनों पक्षों में बराबर वोट पड़ जाते हैं, ठीक है, बराबर वोट मिलते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में, तब उसमें उसका लास्ट में लोकसभा अध्यक्ष जिस भी पक्ष की तरफ वोट डालता है तो 50% से ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पक्ष को भी 50 वोट मिल गए और एक पक्ष को भी 50 वोट मिल गए। ठीक है, दो पक्षों में वोटिंग कराई जा रही है, ठीक है, दोनों को 50-50 मिल जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष जिस भी पक्ष को वोट देगा उसमें 51 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें इसमें दे रहा, मान लीजिए, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 51, और इसमें कितने हो जाएंगे? पक्ष, तो इसी पक्ष में निर्णय चला जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को शक्ति होती है वो किस पक्ष में वोट देकर निर्णय लेता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल के तहत? 100 के तहत। ठीक है, अगर लोकसभा में अगर कोई भी बिल हो या कोई मुद्दा हो किसी पर अगर वोटिंग कराई जा रही है तो, ठीक है, आर्टिकल 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को ये शक्ति होती है। अब आर्टिकल 105 के अंदर चलते हैं अपन। अब देखिए 105 के अंदर क्या है? संसदीय विशेष अधिकार। ठीक है, संसदीय विशेष अधिकार, संसद को इसमें कई सारे विशेष अधिकार हैं। ठीक है, 105 के तहत। अब अपन चलते हैं 108। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन, इसमें संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। दोस्तों हमारे यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन निकल के आता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर अध्यक्षता की बात करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, लोकसभा, एक मिनट, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अध्यक्ष। ठीक है,
अगर अध्यक्षता तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, और बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। एक मिनट, राष्ट्रपति, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। जबकि अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। और आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो बुलाने का काम तो किसको है, राष्ट्रपति को, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अब अपन आर्टिकल 110 में चलते हैं। देखिए आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक, ठीक है। दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, एक तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाए, धन विधेयक किस आर्टिकल में है, ठीक है, तो अनुच्छेद 110, ठीक है। और आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे धन विधेयक और वित्त विधेयक का निर्णय कौन लेता है, कि यह धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है, ठीक है, कि यह धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, कौन लेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। दोस्तों मैं जितने भी बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट वो, ठीक है, सभी टॉपिकों पे आप उसका नोट्स बना लेना, ठीक है। धन विधेयक का निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, या वित्त विधेयक है कि धन विधेयक है, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन अनुच्छेद 112 के अंदर क्या है, बजट। अनुच्छेद 112 के अंदर क्या है, बजट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बजट के अंदर इसमें वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण का वर्णन होता है। कौन से आर्टिकल में, 112 के अंदर, ठीक है। क्या होता है इसमें, वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण का वर्णन, ठीक है। जो भी एक वर्ष के अंदर जो वित्तीय लेन देन होता है उसका विवरण अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक है। अब अपन चलते हैं 116 के तहत, लेखा अनुदान, क्या है, लेखा अनुदान, ठीक है, अनुच्छेद 116 के तहत। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई बार खर्चों का वर्णन बजट में नहीं किया जाता है, ठीक है। कई बार कुछ खर्चे होता है ना, उसका वर्णन बजट में नहीं किया जाता है, तो ऐसे अलग से बिल के रूप में लाकर संसद में पास कराया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बिल को लेखा अनुदान के रूप में जानते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। अब अपन चलते हैं आर्टिकल 117 के अंदर क्या है, वित्त विधेयक, ठीक है, क्या है, वित्त विधेयक, ठीक है, क्या है, वित्त विधेयक, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब अपन चलते हैं अगली पीडीएफ पे। अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है, ये देखेंगे। 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। 124 के अंदर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसका निर्माण, ठीक है। अनुच्छेद 137 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखिए न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, यदि संसद द्वारा या कार्यपालिका द्वारा, ठीक है, ऐसा कोई कानून बनाया जाता है, किसके द्वारा, संसद द्वारा या कार्यपालिका द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, ठीक है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की जांच करता है, ठीक है, जो संसद या कार्यपालिका द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और देखता है कि वह कानून संविधान के अनुरूप है कि या नहीं है। अगर अनुरूप नहीं है तो उस कानून को खारिज कर दिया जाता है, ठीक है, और अगर संविधान के अनुरूप है तो उसको बना दिया जाता है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होना चाहिए। अनुच्छेद 137 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब चलते अपन अनुच्छेद 143 के अंदर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन से आर्टिकल के तहत, 143 के तहत। कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय देता है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं महान्यायवादी, ठीक है, अनुच्छेद 76, इसमें क्या है, इसका पद का वर्णन है। यह एक विधि अधिकारी होता है, ठीक है, और इसकी शक्तियां एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति इसको जब चाहे हटा सकता है
और राष्ट्रपति जब चाहे तक इसको बनाए रख सकता है। ठीक है, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता मान्यवादी का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में चलते हैं अपन केग अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, इसमें क्या है, आय व्यय का परीक्षण करना। अब देखिए केग का कार्य क्या होता है। जैसे सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है, जो इनकम खर्च की जाती है, उसकी जांच कौन करता है, केग, कि ये खर्च सही हुआ या नहीं, इसमें घोटाला है या नहीं, तो इसका परीक्षण कौन करता है, केग। ठीक है, और केग ही घोटाला उजागर करता है। ठीक है, जो सरकार द्वारा जो घोटाले किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना, और अगर ये वीडियो सही लगा तो लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर करना। और हमारा पूरा पॉलिटिकल का टॉपिक आएगा, और हमारा मैथ का भी आएगा बारी बारी से। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइबर ना करना ना भूलें। ठीक है।